हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि जो भी गुण हम अपने पेरेंट्स से लेकर के आते हैं। तो उन गुणों के बारे में जानने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो हम एज यूजुअल पिछले वीडियो से हमने जो छोड़े हुए हैं उसे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई गुण ए में एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉपुलेशन के 10% पर, कहने का मतलब एक कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के 10% पर ए वाला जो गुण है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलराइट। और 60% ऑफ पॉपुलेशन में जो है बी वाला गुण एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलराइट। और वो दोनों सेम पॉपुलेशन में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक ही पॉपुलेशन के अंदर में ए और बी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा गुण पहले इस जो पॉपुलेशन है उस पर अराइज हुआ। और यहाँ बात कर रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गुण जो है कम बदलता है। एज इट इज वो जो है कॉपी हो जाता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए पर, और काफ़ी कम वेरिएशन यहाँ पर होते हैं, वेरिएशन काफ़ी कम होते हैं। इसका मतलब नया गुण डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर बी वाला जो है ये 60% पॉपुलेशन में ये वाला गुण डेवलप कर चुका है, और ए वाला सिर्फ 10% यहाँ डेवलप किया हुआ है। तो पहले कौन आया होगा? पहले 60% वाला आया होगा, यानी कि पहले बी वाला आया होगा, तभी ना वो इतना डेवलप कर चुका है। ए अभी 10% है, यानी कि ये बाद में आया है। तो यहाँ कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ट्राइड पहले एग्जिस्ट किया, तो 60% वाला पहले एग्जिस्ट किया, यानी कि बी जो है वो पहले एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट करना मतलब पहले वो आया, वो वेरिएशन आए, उसके बाद में वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच गए, ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन वही उसी से रिलेटेड है। कहता है कि अगर अभी हमने जो वेरिएशन की बात की, कहता है कि वो वेरिएशन किसी स्पीसीज़ के सर्वाइवल को प्रमोट कैसे करता है। वेरिएशन मतलब चेंजमेंट, जो भी यहाँ पर नए गुण लेकर के आता है एक नया इंडिविजुअल, उस चेंजमेंट में जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो क्या है, कैसे वो प्रमोट कर रहा है सर्वाइवल को किसी स्पीसीज़ के। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, 3 बार 4 बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर में कोई इंडिविजुअल एक अलग गुण लेकर के आता है, तो कभी अगर ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गया जिससे अगर वो स्पीसीज़ खतरे में आ गया, वो उसका सर्वाइवल खतरे में आ गया, और अगर वो जो इंडिविजुअल है उसके पास में वो गुण है कि वो उस इन्वायरमेंट को रेजिस्ट कर ले, बात समझ में आ रही है, उस इन्वायरमेंट को वो रेजिस्ट कर ले, इसका मतलब है कि वो स्पीसीज़ को बचा सकता है, वो उस स्पीसीज़ को आगे लेकर के जा सकता है ना। तो यही यहाँ पर वेरिएशन जो है वो प्रमोट कर रहा है सर्वाइवल के, किसी स्पीसीज़ के सर्वाइवल का। तो वेरिएशन ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर ले, या फिर इन्वायरमेंट के साथ में वो जो है इको फ्रेंडली हो, ऐसा बात नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में सूट कर जाएं। चलिए, ये बात हो गया वेरिएशंस का, लेकिन हम इससे उल्टा यानी कि हेरिडिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेरिडिटी वेरिएशन से उल्टा है, इसका टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं कि ये कहता क्या है एनसीईआरटी का टॉपिक। इसे डार्क मोड पे ना करने का रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, कलरफुल ये होना चाहिए, ऑलराइट। तो सबसे पहले कहता है कि किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का ऑब्वियस आउटकम जो है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का है जो सिमिलर दिखे, सिमिलर डिज़ाइन उसका हो। और इस सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए जो है हेरिडिटी का रूल यहाँ पर आता है काम, जिसमें गुणों को, जो कि पेरेंट्स पर जो गुण है उसे इनहेरिटेड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं 9.2.1 इनहेरिटेड ट्रैट्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। यहाँ एक वर्ड है ट्रैट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है स्पेशलिटी, या फिर आपको सोचो गुण, विशेषता, ऑलराइट। तो ट्रैट जो है
यहाँ हम बात करेंगे वो होंगे पेरेंट्स के ट्रेट, पेरेंट्स के विशेषता, पेरेंट्स के गुण, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन पर आ रहे हैं। कहता है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस, इनका क्या मतलब है, एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है। सिमिलैरिटीज़ किसी पर है, डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ कहता है कि अगर हम एक चाइल्ड को देखें तो उसके पास में जो गुण होता है, चाइल्ड बियर्स द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का जो भी बेसिक फीचर्स होता है उसे वो होल्ड किए हुए होता है। बेसिक फीचर्स कहने का मतलब कि उसका नोज़ होगा, आइज़ होगा, माउथ होगा, ईयर्स होंगे, और जिस तरीके का बॉडी डिज़ाइन है वो बॉडी डिज़ाइन भी होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं दिखता है अपने पेरेंट्स के जैसे। जैसे हम अगर पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो हम बहुत सारे यहाँ पर वेरिएशंस को देखेंगे। मतलब पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी हम अगर एक एक इंडिविजुअल को देखें तो सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस होते ही हैं। ऑलराइट, जिसके लिए यहाँ पर 9.1 एक्टिविटी करने के लिए कहता है कि आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास पर, उनके सभी के ईयर्स आप चेक करो और उनमें देखो कि नीचे वाला जो भाग है ईयर का वो सटा हुआ है या फिर नहीं सटा हुआ है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो है ये दोनों जो हैं डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी किसी के सटे हुए हो सकते हैं, किसी किसी के जो है अलग हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक वेरिएशन को शो कर रहा है। अब हम वेरिएशन की बात वहाँ पर अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे आते हैं कि इनहेरिटेंस जो है, जो हमारा ट्रैट्स का इनहेरिटेंस है, गुणों का इनहेरिटेंस है, वो कैसे वो होता है, उसका रूल क्या है। ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या था, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था इस इनहेरिटेंस के जो रूल है उस पर। कहता है कि इनहेरिटेंस का जो रूल है ह्यूमन बीइंग में वो ऐसे अप्लाई होता है कि फादर और मदर दोनों का गुण प्रैक्टिकली इक्वल यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो। मतलब जो भी पेरेंट्स का गुण है फादर का और मदर का, वो दोनों इक्वली वो चाइल्ड तक पहुँचता है। ऑलराइट, और ये होता है डीएनए के मीडियम से। डीएनए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डीएनए एक ऐसा मीडियम है। फादर और मदर दोनों के जो है हाफ हाफ डीएनए आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के दोनों अपने हाफ हाफ गुण भी देते हैं बच्चों को। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, हाफ मान के चलते हैं इधर वाला और हाफ इधर वाला, एक साइड का फादर का, एक साइड का मदर का। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये कंबाइन होकर के जो भी गुण अपने में होते हैं उसे ये देते हैं, और फादर से भी एक गुण आता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। जो नया डीएनए बना, नया ये जो डीएनए बना, ये चाइल्ड का डीएनए बना, तो इस डीएनए पर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पर वही कहता है कि बोथ यहाँ पर जो डीएनए है वो यहाँ कंट्रीब्यूट होते हैं, और जो भी ट्रैट होता है, जो भी गुण होता है, वो इन दोनों के वर्जन का होता है चाइल्ड पर। राइट, मेंडल ने कुछ मेन रूल पर काम किया इनहेरिटेंस का, और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बहुत सेंचुरी पहले के हैं। उन्हें यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फेलियर थे टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं अपने बुक में। तो इन्होंने क्या काम किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, चलिए यहाँ देखते हैं हम। यहाँ है, कहता है कि मेंडल जो है एक पी प्लांट लिया, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले, मतलब एक नहीं बहुत सारे पी प्लांट्स लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले, जिसके जो है सीड्स राउंड हो, रिंकल्ड हो, या फिर टॉल हो उनके प्लांट, या शॉर्ट प्लांट हो, उनके फ्लावर्स वाइट हो, वॉलेट हो। ऑलराइट, उन्होंने ऐसे डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को आपस में जो है पोलिनेशन कराया। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन उन्होंने कराया। जैसे कि एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, उनको उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन कराया, और एक नया यहाँ पर उनसे एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया। ऑलराइट, प्रोजेनी मतलब होता है कि उसका नेक्स्ट संतान, या फिर आप कह सकते हो कि उन दोनों इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट किया। और उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, इन दोनों को यहाँ पर ये क्रॉस करने से, क्रॉस पोलिनेशन करने से यहाँ पर जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो शॉर्ट बनेगा या टॉल बनेगा, उसका
किस तरीके का उनका परसेंटेज होगा, शॉर्टनेस होगा या फिर यहाँ पर वो टॉल होंगे। तो यहाँ जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन आया, यानी कि इस जनरेशन को फर्स्ट वाले एक बार क्रॉस करने वाले को हम F1 कह रहे हैं, F1 प्रोजेनी। तो ये जो है सभी प्लांट यहाँ पर टॉल ही मिले, कोई भी मीडियम हाइट या फिर शॉर्ट प्लांट नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ यहाँ पर टॉलनेस का यहाँ पर गुण आ रहा है, मतलब कि लंबे होने पर जो भी यहाँ पर गुण आया वो इस प्लांट का आया, शॉर्ट प्लांट का गुण नहीं आया। शॉर्ट प्लांट का गुण आता तो ये भी छोटे होते, कम से कम आधे तो छोटे होते। लेकिन यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर उन्होंने किया, 4 किया, वो चारों यहाँ पर जो है टॉल ही मिले। इसके बाद में उन्होंने किया क्या कि जो भी यहाँ पर टॉल प्लांट हैं उसका सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने किया, यानी कि क्रॉस उन्होंने नहीं किया, उससे ही उन्होंने रीजनरेट किया एक नया प्लांट। आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? अभी तो जो है सारा टॉल होना ही चाहिए, क्योंकि टॉल के साथ में ही हमने यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो ये अपना टॉल का जो भी बिहेवियर है वो नेक्स्ट जनरेशन पर भी शो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। F2 प्रोजेनी जो यहाँ पर हमें मिला, वो F2 जो है वो उसमें से एक 1 यहाँ पर जो है क्वार्टर जो है ये शॉर्ट मिलता है, मतलब 4 में से एक शॉर्ट मिलता है, 1 क्वार्टर यहाँ पर शॉर्ट मिलता है। तो ये क्यों आया? जबकि जो मेल और फीमेल जर्म सेल्स थे वो दोनों टॉल बिहेवियर शो कर रहे थे। यहाँ पर ये जो है क्रॉस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्रॉस नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो दोनों जो है यहाँ पर मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल दोनों जो है यहाँ पर एक ही प्लांट की हम बात कर रहे हैं। एक ही प्लांट में 2 जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, ये दोनों जो है आपस में यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करने के साथ में ऐसे रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? कहता है कि अगर हम F1 प्रोजेनी में देखें तो जो F1 प्रोजेनी में हमने क्या किया, एक शॉर्ट और एक टॉल को यहाँ पर क्रॉस कराया। इसका मतलब न्यू प्लांट में इस टॉल और इस शॉर्ट दोनों का गुण आया, लेकिन ये सिर्फ टॉल वाले का गुण शो कर रहा है। टॉल वाले का गुण को ही, टॉल वाले के जो ट्रेड है उसे एक्सप्रेस कर रहा है। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर न्यू प्लांट आ रहे हैं, जो प्रोजेनी है, वो दोनों के गुण को यहाँ पर इक्वल लेता है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ उसका करता है जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी कि जो यहाँ पर फेवरेबल हो उसे यहाँ पर ये एक्सप्रेस करता है। ये दोनों जो गुण आते हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, उनके जो परसेंटेज है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उसके परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर जो नया प्लांट होगा वो अपना गुण एक्सप्रेस करता है। अब इसी से हम यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स जो इनहेरिटेंस के हैं उसे हम यहाँ पर जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में कभी लिखना होगा तो ये आप कैसे लिखोगे, आप इसे याद कैसे करोगे? जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं a+b करके, हम यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं दूसरा a+b से या फिर a-b से या फिर c+d से, तो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है वो हम a और c को साथ में रखते हैं, उसके बाद में a और d को साथ में रखते हैं, उसके बाद में b और c को साथ में रखते हैं, उसके बाद b और d को साथ में रखते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, एक टॉल और एक स्मॉल t और एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, यहाँ पर इन दोनों को हम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में भी हम कैपिटल T और स्मॉल t, फिर कैपिटल T और स्मॉल t को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको T और T ही मिलेगा हर बार, और यहाँ पर फेवरेबल जो है वो कैपिटल T वाला है, तो यहाँ पर सारे टॉल हो रहे हैं। उस तरीके से अगर नीचे वाले में हम देखें तो यहाँ पर अगर हम उसे उस तरीके से मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं उसी तरीके से अगर हम करेंगे तो एक T और एक T, यानी कि दोनों में जो है TT आ सकता है। यहाँ पर ये जो आइडेंटिकल आया, ये जो आइडेंटिकल आया इसका गुण वो आइडेंटिकल आया, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस करा। उसके बाद में यहाँ पर एक T और एक स्मॉल t ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये गुण डिफरेंट आया, लेकिन जो परसेंटेज है
वो टी वाले के अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाला शो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम करेंगे तो फिर से यहाँ पर जो है स्मॉल टी और कैपिटल टी अगर करें तो ये हमें मिलेगा, उसी की वजह से यहाँ पर ये टॉल आया। उसके बाद में जो लास्ट में आता है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी हम करेंगे तो स्मॉल टी टी हमें मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो और इजीली आप यहाँ पर खुद से जो है ये निकाल सकते हो। एक्टिविटी 9.2 पर आते हैं। कहता है कि हम अगर यहाँ पर जो 9.3 वाले जो फिगर है उस पर हमने जो भी देखा उसे हम कंफर्म कैसे करेंगे कि जो F2 वाला प्रोजेनी है, F2 वाला जो जनरेशन है उस पर 1:1 रेशियो है, यानी कि टी यानी कि टॉल का 1 और टी कैपिटल टी और स्मॉल टी का 2 और स्मॉल टी और स्मॉल टी का 1 यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो हम इसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो कंफर्म हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम सभी का सेल्फ यहाँ पर पॉलिनेशन करा दें तो अगर टॉल जो है उसे अगर हम कराएं तो हमें हमेशा टॉल वाला ही मिलेगा। इसके जितने भी हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कभी हमें शॉर्ट प्लांट नहीं मिलेगा। जबकि अगर टॉल को अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो हमें ये वाला जो रिजल्ट है वो अगला जो हमारा आएगा उसमें मिलेगा, और इसे भी हम करेंगे तो उसी तरीके का मिलेगा। और शॉर्ट वाले को करेंगे तो इसमें कभी टॉल हमें नहीं मिलेगा। तो उससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, 2 इसमें ऐसे हैं जिसे हम अगर क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो हमें इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। और एक ऐसा है जो कभी हमें शॉर्ट देगा ही नहीं, और एक ऐसा है जो कभी हमें टॉल देगा ही नहीं। ऑलराइट, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब जैसा कि हमने देखा कि टी जो है यानी कि जो कैपिटल टी है वो ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंट था, वो ज़्यादा यहाँ पर मतलब वही यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा था प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि वो टॉल होगा या फिर नहीं होगा। तो टी जो है जो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट्स है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। जो कैपिटल टी है जो यहाँ पर डिसाइड करता है, जो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम डोमिनेंट ट्राइट्स कहते हैं। वहीं जो अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर रहा है यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसे हम रिसेसिव ट्राइट्स कहते हैं, जैसे कि स्मॉल टी, जो यहाँ पर अगर दोनों स्मॉल टी ही हैं तभी यहाँ पर ये शो करेगा स्मॉल टी वाला कैरेक्टर यानी कि शॉर्ट वाला कैरेक्टर। और अगर दोनों जो है एक स्मॉल हो और एक कैपिटल हो तो यहाँ पर ये कैपिटल वाला फेवरेबल हो जाता है। इसी की वजह से हम यहाँ पर इसे हम डोमिनेंट कहते हैं और इसे हम रिसेसिव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो है हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड में हम बहुत सारे अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसे यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डीएनए, जीन, हार्मोन, एंजाइम्स, इन सभी में डिफरेंस क्या है। सभी मतलब ऐसे लगते हैं कि हाँ ये डीएनए है, जीन है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम है या फिर जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के अंदर में कुछ काम कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या क्या है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए यहाँ कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं उस पर देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। कहता है कि क्या हो अगर हम ऐसे पी प्लांट्स जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं उन्हें आपस में ब्रीड कर दें, यानी कि उनका क्रॉस पोलिनेशन हम कर दें। जैसे कि क्या होगा अगर हम टॉल प्लांट जिनका राउंड सीड है और शॉर्ट प्लांट जिनका रिंकल्ड सीड है उन्हें अगर हम ब्रीड कर दें, उनका प्रोजेनी क्या होगा। अगर हम फर्स्ट जनरेशन में F1 प्रोजेनी में अगर हम देखें तो अगर सभी टॉल हों और सभी का सीड राउंड हो, इसका मतलब कि टॉलनेस और राउंड जो है सीड, राउंड सीड, वो यहाँ पर डोमिनेंट ट्राइट्स होते हैं। ऑलराइट, अगर टॉल और राउंड जो है यहाँ पर फेवरेबल हैं, अगर नेक्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन आ रहा है अगर वो सभी प्लांट टॉल हो और उनके जो सीड्स हैं वो राउंड हो तो ये जो है डोमिनेंट ट्राइड हो गए टॉलनेस और राउंड। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट भी है, यहाँ पर रिंकल्ड भी है, लेकिन वो यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये वाला एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो है सीड पर जाएंगे। क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर किया हुआ है
एक ग्रीन और एक पिंक के साथ में यहाँ पर ये क्रॉस किया हुआ है, तो जो रिज़ल्ट आया है F1 में, F1 वाले में सभी जो है ये ऐसे ही जितने भी हम यहाँ पर निकालेंगे वो सभी जो है यहाँ पर पिंक वाले ही होंगे। और अगर उन पिंक वाले को सेल्फ पोलिनेशन हम कराएं तो सेल्फ पोलिनेशन में हमें जितने भी मिलेंगे वो सभी जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। 3:1 रेशियो में हमें मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पिंक वाला डोमिनेंट है तो यहाँ जो एक हमें मिलेगा वो होगा ग्रीन और बाकी सारे होंगे पिंक। चलिए इसके अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है वो है सीड वाले में, इसे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है राउंड राउंड और ये ग्रीन आपको दिख रहा है और यहाँ पर रिंकल्ड और येलो आपको दिख रहा है। कहता है कि यहाँ पर जो F1 प्रोजेनी हमें मिला उस F1 प्रोजेनी को हम नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट करने के लिए सेल्फ पोलिनेशन करा दें तो जो F2 प्रोजेनी हमें मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि सबसे पहले F1 मिला उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन मिला वो कैसा मिलेगा अगर F1 वाले को ही हम यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। तो फिगर पर आते हैं। यहाँ है जैसे कि R कैपिटल R अगर है इसका मतलब है कि राउंड, और अगर वो स्मॉल r है इसका मतलब है कि ये है रिंकल्ड, और अगर स्मॉल y है इसका मतलब है ग्रीन, और कैपिटल Y है इसका मतलब है येलो। तो आपके बुक में यहाँ पर कैपिटल का मतलब है कि वो यहाँ पर फेवरेबल है, वो यहाँ पर डोमिनेंट है। तो स्मॉल y का मतलब हो गया ग्रीन, क्योंकि ये कैपिटल होता तो ये हो जाता है येलो। चलिए यहाँ पर अगर इसे हम इस तरीके से क्रॉस करा रहे हैं, ये डिफरेंट है दोनों, इसे अगर हम यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं यानी कि हम यहाँ पर इसे ब्रीड करा रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो R और Y जो यहाँ पर कैपिटल R है वो राउंड वाला कैरेक्टर को और कैपिटल Y जो है वो येलो वाले कैरेक्टर को यहाँ पर शो कर रहा है। जिस फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था जस्ट उसी फॉर्मूले का अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो आपको ये जो वेरिएशन है वो आपको इजीली मिल जाएगा, आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अब नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 प्रोजेनी को अगर हम यहाँ पर फाइंड करना है तो हम इसी जो F1 प्रोजेनी है उसी को अगर हम यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन कराएं, यानी कि येलो और राउंड को उसी के साथ में, येलो और राउंड के साथ में ही यहाँ पर पोलिनेशन अगर हम कराएं तो हमें 556 सीड्स मिलेंगे, जिन पर 315 राउंड होंगे और येलो होंगे, 108 राउंड होंगे और ग्रीन होंगे, 101 रिंकल्ड होंगे और येलो होंगे, 32 रिंकल्ड होंगे और ग्रीन होंगे, और इनका रेशियो जो है वो 9:3:3:1 हमें मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो राउंड और येलो वाला कैरेक्टर था वो ज़्यादा डोमिनेंट था, तो वो हमें ज़्यादा मिला, 315 हमें मिला। वहीं अगर हम राउंड और येलो अलग अलग अगर हम देखें, क्योंकि वो दोनों भी फेवरेबल है, तो वो जो है 108 और 101 मिले रिंकल्ड के साथ में येलो और राउंड के साथ में ग्रीन, ये हमें 108 और 101 मिले। और वहीं अगर दोनों कैरेक्टर अगर यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है तो अलग से एक ऐसा पोलिनेशन हुआ जहाँ पर गैमेट्स R और Y यानी कि स्मॉल r और स्मॉल y के साथ में स्मॉल r और स्मॉल y का यहाँ पर आपस में ये पोलिनेशन हुआ, तो हमें ऐसे 32 रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे 32 रिजल्ट मिले। ऑलराइट, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ हाउ डू दिस ट्राइड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये जो ट्राइड्स है ये एक्सप्रेस कैसे होता है, जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट ट्राइड होता है, तो ये जो डोमिनेंट ट्राइड है ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं। कहता है कि हेरिडिटी का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर डीएनए जो भी अभी तक हमने डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड के बारे में जो भी हमने यहाँ पर देखा वो क्या है, सेलुलर डीएनए क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जो नए जो यहाँ हमें मिलेंगे इंडिविजुअल, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सेल डिवीज़न ज़रूरी होता है। सेल डिवीज़न करने के लिए क्या वहाँ पर चाहिए होंगे, प्रोटीन्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है
सेल्स पर प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का ही एक सेक्शन जिसे हम कहते हैं जीन, ऑलराइट, डीएनए का एक सेक्शन, जीन जो है वो डीएनए का एक सेक्शन है जो यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्रोटीन को बनाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन देता है। जीन यानी कि डीएनए के अंदर का हम बात कर रहे हैं, डीएनए ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स है। अब डीएनए के अंदर में जीन्स हैं, वो जीन्स जो है स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने का इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब कहता है कि प्रोटीन कैसे कंट्रोल करता है किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसके लिए हमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और एंजाइम्स के बारे में हमने यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर टॉलनेस जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। टॉलनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हार्मोन्स चाहिए होंगे, जो हार्मोन प्लांट के हाइट को ट्रिगर करे, पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन प्लांट के हाइट को ट्रिगर करे, वैसा यहाँ पर हमें चाहिए होंगे। अब अगर ये प्लांट हार्मोन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर ये ज़्यादा लंबा करेगा प्लांट को। स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन अगर हाइट वाला है तो वो ज़्यादा अगर हो गया रिलीज तो प्लांट का हाइट ज़्यादा कर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट का हार्मोन है वो कितना बनेगा वो डिपेंड करता है इसके मेकिंग के प्रोसेस पर। कितना बनेगा वो उसके मेकिंग के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब इस हार्मोन को बनाने के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है। एक एंजाइम जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो अच्छे से काम करता है तो यहाँ पर हार्मोन्स बनेंगे, ज़्यादा हार्मोन्स बनेंगे। अगर वो कहता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करने हैं तो वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करेगा। अब यहाँ इन सभी का पापा जी बैठा हुआ है, कौन? जीन। जीन क्या करेगा? एंजाइम को वो बताएगा कि आपको कैसे कैसे कितने हार्मोन्स रिलीज़ कराने हैं, कहाँ पर, वो एंजाइम को वो बताएगा। ऑलराइट। अब एंजाइम उसी तरीके से हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। इसका मतलब कि प्लांट जो है जिस कैरेक्टर का हार्मोन रिलीज हो रहा है उस कैरेक्टर से वो ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, जैसा भी होगा। ऑलराइट। तो यहाँ पर जीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जीन जो है एंजाइम को कह सकता है कि आप लेस एफिशिएंट हो जाओ, आप जो है यहाँ पर हार्मोन को रिलीज कम कराओ। मोर एफिशिएंट होने से क्या हुआ कि यहाँ पर प्लांट जो है ज़्यादा टॉल बन गया। अब कहता है कि आप लेस एफिशिएंट हो जाओ, आप शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस करो, तो वो शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हार्मोन का जो अमाउंट है वो कम होगा और प्लांट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो जीन का, यहाँ पर डीएनए का, यहाँ हार्मोन्स का, एंजाइम्स का आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ। pedia.com से मैंने यहाँ पर ये निकाला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर डीएनए और जीन्स के बीच में डिफरेंस, हॉर्मोन्स और एंजाइम के बीच में डिफरेंस, यहाँ पर आप प्लांट में देख सकते हो, एनिमल्स में देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर डिफरेंट उन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट में अलग हो सकते हैं और एनिमल्स में अलग हो सकते हैं। तो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। कहता है कि अगर मेंडलिन एक्सपेरिमेंट का जो इंटरप्रिटेशन था, जो भी उन्होंने यहाँ पर निकाला, जो भी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर ये सही था तो यहाँ पर जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है डीएनए पर वो इक्वली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा। इसके बारे में हमने देखा हुआ है पहले वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले में हमने देखा हुआ है जीन्स कैसे यहाँ पर नए बनते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर जो है दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कॉपी जो है उनका जीन का एक कॉपी यहाँ पर सेम वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पी प्लांट का बात करें तो उसके पास में भी 2 सेट जितना जीन है उनका 2-2 सेट्स होगा। यहाँ पर सेल नहीं, मेरा मतलब है कि सेट होगा जीन का। यहाँ पर जैसे कि टॉल वाला जो था वो टी और टी
और साथ में अगर हम राउंड सीट का बात करें तो यहाँ पर आर और आर ये जो है इस तरीके का यहाँ पर पेयर होगा, जिस पर एक डोमिनेंट होगा और एक यहाँ पर एक्सप्रेस जो अपने गुणों को नहीं करेगा। अब जैसे कि ये तो हो गया, यहाँ पर मान के चलते हैं कि जर्म सेल आया, ठीक है ना, ये जो है जर्म सेल आया और इस पर से जो है जो नया यहाँ पर बन रहा है उस पर जैसे कि टी और आर वाला आ गया और ये दोनों आपस में एक सेट बन गए। ऑलराइट, चलिए इसे एक ड्राइंग से समझते हैं। तो चलिए उसे फॉरगेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक जो है पेरेंट जो है वो एक कैरेक्टर को यहाँ पर भेज रहा है, एक जो है टॉल टॉल है और एक स्मॉल स्मॉल है। तो ये एक ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा यहाँ पर जीन है जो टॉलनेस को यहाँ पर बताता है, टॉलनेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखता है। तो मान के चलते हैं दोनों पेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चाइल्ड आया, एक प्रोजेनी आया। तो जैसे कि अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमने देखा कि एक जीन जो है यहाँ पर डीएनए के अंदर में जैसे कि एक साइड का हाफ हाफ डीएनए आते हैं और वो मिलकर के एक डीएनए बनाते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि इस साइड का एक टी वाला आया और इस साइड से एक कैपिटल टी वाला आया और यहाँ पर जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो टी और टी का शो हो रहा है। टी पर कंफ्यूज मत होइए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इस पर जो फेवरेबल है वो है टी, यानी कि कैपिटल टी वाला, टॉल वाला। तो यहाँ पर जो नया इंडिविजुअल बना, जो नया यहाँ पर प्रोजेनी आया, उस पर जो है यहाँ पर 2 सेट रहेगा सारे जीन्स का। ये तो टॉलनेस वाला बस जीन है, जितने सारे जीन होंगे जो भी होगा उसका राउंड सीड होगा, जो भी उसके कैरेक्टर हैं तो उसके अलग अलग जीन्स है, तो सभी जीन का एक एक पेयर होगा। यानी कि यहाँ पर इससे एक आया हुआ है और इससे एक आया हुआ है, तो उसका एक एक पेयर यहाँ पर होगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन लाने के लिए यहाँ पर ईच जर्म सेल, यानी कि जो मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आएंगे वो जो है आधे आधे, यानी कि एक टी और एक स्मॉल टी यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करेंगे, एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी ये यहाँ पर ऐसा हमें मिलेगा कॉम्बिनेशन। सो ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। आई थिंक अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सिंगल जीन सेट की हमने बात की, ये कैसे बनता है, जर्म सेल कैसे यहाँ पर बनाता है एक सिंगल जीन्स का सेट। जैसे सभी के अंदर में जो है 2 कॉपीज़ होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो कैसे 2 कॉपीज़ होते हैं सेल के, जो है एक मेल से आया हुआ होता है, एक फीमेल से आया हुआ होता है। जो फेवरेबल होता है वो यहाँ पर शो होता है और एक जो है वो जो डोमिनेंट नहीं होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो होते तो 2 हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिंगल सेट कैसे बनता है, सिंगल सेट जीन का कैसे बनता है। अगर कोई जर्म सेल की अगर हम बात करें तो जर्म सेल जो है यहाँ पर फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल आपस में मिल करके फिर नया बेबी के लिए जो है यहाँ पर जीन क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे एक एक होंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस में यहाँ पर कहता है कि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर जो 9.5 वाले में जो हमने सीट के साथ में किया हुआ था एक्सपेरिमेंट वो काम नहीं करता, अगर इस तरीके के जो है आधे आधे यहाँ पर कॉपीज़ नहीं आते तो। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो है ये जीन जो है, जीनी वाला जीन नहीं, इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला जीन, यहाँ पर कहता है कि जीन्स जो है वो सेट में प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट सेपरेट सेप, मतलब एक एक इंडिपेंडेंट पीसेस पे ये सेट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए के लॉन्ग थ्रेड के जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो समूह होता है जीन्स का, ये क्रोमोसोम है। तो जितने भी सेल्स होंगे वो सभी ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को रखेंगे, क्रोमोसोम के एक एक पेयर्स को रखेंगे, जिनमें एक पेयर पेरेंट से यानी कि मदर से, एक पेयर फादर से आया हुआ होगा। और ये जब कंबाइन होंगे जो मदर और फादर वाले, वो दोनों जा कर के जो
नया प्रोजेनी होंगे उस पर जितने क्रोमोसोम के नंबर हैं उन्हें ये यहाँ पर रिस्टोर करेंगे, यानी कि वहाँ पर भी वो पेयर पर ही लेकर के आएंगे। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट के जो दो दो हैं वो दो दो यहाँ पर चाइल्ड पर एक देंगे, और यहाँ जो चाइल्ड पर होगा वो भी यहाँ 2 हो जाएगा। बस यही कहने का मतलब है। सो इस पैराग्राफ में भी यही कहता है। इस पैराग्राफ में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन बॉडी पर कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये जो फंक्शन है वो वर्क कैसे कर रहा है। कहता है कि 2 डिफरेंट सेक्सेस यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे पार्टिसिपेट करते हैं और एक न्यू बॉर्न इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। अब ये डिटर्मिनेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग को वो ऐसे वेदर पर छोड़ दिए, अगर टेम्परेचर राइज किया या फिर टेम्परेचर लो हुआ तो वो डिटरमाइन करेगा कि एग के अंदर से मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यही नहीं, और भी सरप्राइजिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, स्नेल्स पर वो चेंज कर सकते हैं सेक्स को। जब वो जो है बड़े हो जाएंगे उसके बाद भी वो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा तभी हो सकता है जब सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं हो। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। ह्यूमन बीइंग में पहले ही से ये डिटरमाइंड होता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगी। कहता है कि सो फार अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एज्यूम किया कि सिमिलर जीन्स यहाँ पर इनहेरिटेड होते हैं दोनों पेरेंट्स से। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर ये डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। पेयर्ड नहीं होते हैं मतलब कि मोस्टली तो पेयर्ड ही होते हैं, लेकिन सभी पेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम वो मदर एंड फादर के कॉपीज होते हैं मोस्ट क्रोमोसोम। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से एक जी और यहाँ से एक जी आया तो वो दोनों मिलकर के यहाँ पर जी जी बनाया, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये ऐसे पेयर पे नहीं होता है। परफेक्ट पेयर उसका हमेशा नहीं होता है। यानी कि सिर्फ ये जो है मेल्स पर परफेक्ट पेयर नहीं होता है, फीमेल्स पर परफेक्ट पेयर होता है। फीमेल्स के जो क्रोमोसोम है वो परफेक्ट पेयर पे ही होते हैं। और ये इन सभी का अगर हम नंबर्स की बात करें तो 22 ऐसे पेयर्स हैं। ऑलराइट, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके 22 पेयर्स हैं। यहाँ पर हम सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो यहाँ पर एक वुमेन पर परफेक्ट पेयर होते हैं एक्स और एक्स के। ऑलराइट, ये एक्स एक्स क्या है, क्रोमोसोम है, उनके पेयर हैं। एक्स और एक्स मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर मेल पर क्या होता है कि एक्स एक होता है नॉर्मल साइज्ड और वाई जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मतलब दो यहाँ पर हैं क्रोमोसोम, लेकिन एक स्मॉल है और एक थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो यहाँ पर वो जो है डिफरेंट हो गए और इसी से जो है यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देखो तो मेल्स पर एक्स और वाई है और फीमेल पर एक्स एक्स है। अगर पेरेंट की बात करें हम तो यहाँ पर मेल्स से जो गैमेट्स आएंगे वो एक्स और वाई आ सकते हैं और फीमेल पर तो एक्स ही है। तो यहाँ पर अगर एक्स और एक्स दोनों से आया, यानी कि मेल से भी एक्स आया और फीमेल से तो एक्स आता ही है, और उससे अगर जायगोट फॉर्म किया तो वो गर्ल बेबी फॉर्म करेगा। और अगर वाई आया और यहाँ से एक्स आया तो वो बॉय बेबी फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर ये 50-50 चांसेस हैं, यहाँ पर 50-50 पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये जो है न्यूबॉर्न बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि यहाँ पर जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगी वो डिटरमाइन होता है फादर पर। ऑलराइट,
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम देखेंगे यहाँ इवोल्यूशन। ऑलराइट, तो इनहेरिटेंस यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मेंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।